आज की इस वीडियो में कवर करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। जितना टॉपिक कवर होगा इसमें किया जाएगा बाकी का नेक्स्ट पार्ट में। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आगे जाने से पहले थोड़ा सा देखते हैं एंशिएंट थॉट क्या था, जो भी साइंटिस्ट वगैरह उस समय के थे। तो फर्स्ट नाम हमारे पास आता है एक महर्षि कन्नड़, जो कि अराउंड 500 BC इंडियन ग्रीक फिलोसफर थे। इनका ये कहना था, ये डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर बात करते हैं, इनकी मैटर के डिवीजन पे। ये कहते हैं ये जैसे हमारा मैटर है ना, वही एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव देयर ओन मास, वही वाला मैटर। तो कहते हैं इस मैटर को डिवाइड करते जाएं, डिवाइड मतलब कट करते जाएं, ठीक। तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे। बोलते हैं जो कटते जाएं, काटते काटते जाएं, फिर लास्ट में एक ऐसा कुछ स्टेज आएगा ना जिसको फर्दर उसके बाद डिवीजन अब रुक जाएगा। तो फिर उस स्टेज को बोलते क्या है, कहते हैं वो हमारा होगा परमाणु। उसको टर्म देते हैं परमाणु होगा। फिर सेकंड आते हैं कुछ और साइंटिफिक पकौड़ा का क्या बात है। ये कहते हैं ना कि जो पार्टिकल्स आपको मिलेगा लास्ट में, ये जिसको अब और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो बोले ये जो होंगे ना या तो फ्री एग्जिस्ट करेंगे या फिर कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक। कंबाइन करके और ये वेरियस फॉर्म के आपको मैटर प्रदान करेंगे आगे चल के। तो फिर उसके बाद चलिए यहाँ तक भी ठीक था। अब आता है हमारे डेमोक्रेटिक एंड ल्यूसिफस। अब ये कहते हैं कि जो पहली वाली थ्योरी दिए थे ये महर्षि कन्नड़, कि मैटर को डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में एक स्टेज आएगा जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और उसको बोले थे वो कि परमाणु होगा। डेमोक्रेटिस और ल्यूसिफस ये इनको सपोर्ट कर देते हैं इनकी थ्योरी को, हाँ ठीक है इतना जो भी बताए हैं सही बात है। और फिर ये इसको अपने हिसाब से टर्म देते हैं, दैट इज एटम। इसको सपोर्ट की थ्योरी को एटम का टर्म दे देते हैं। अब एटम क्यों क्यों देते हैं, इनका ग्रीक मीनिंग होता है। तो ग्रीक में बोले तो इसको अनकटेबल या फिर जिस चीज़ को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक था मतलब एटम का जो भी कुछ हिस्ट्री है। तो 18th सेंचुरी का जो एंड होते होते लोगों को ये पता चल गया था कि मैटर क्या होता है, और इनको कंबाइन करेंगे बाद में तो वेरियस फॉर्म के हमको मैटर मिलने लगेंगे, लेकिन एग्जैक्ट कुछ पता नहीं था कि कंबाइन इसको कैसे करेंगे। तभी आते हैं 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग होते होते हमारे एक साइंटिस्ट एंटोनी वैन लुइजर। तो ये आपका एक लॉ देते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो केमिकल्स मिले जो भी कुछ उनको केमिकली कैसे कंबाइन करेंगे और आगे इसको फर्दर इससे कुछ चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो ये जो आते हैं ना हमारे एंटोनी लुइजर, तो ये देते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इनको फर्दर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन नाम से इनको दो लॉ देते हैं। अब वो लॉ क्या है उनको देखने से पहले यदि चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं थोड़ा इंट्रो हो जाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम टू यू ऑल इन योर छोटा सा यूट्यूब चैनल टॉपिक से टॉप तक, जहाँ नो जोक नो ड्रामा, केवल काम की बात और सीधा दिमाग में चिपकाना। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे एंटोन लिवर्जर क्या देते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आखिर ये जो है केमिकली कंबाइन कैसे होंगे, तो ये अपना दो लॉ देते हैं। फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सेकेंड हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो लॉ आपका ना कंजर्वेशन ऑफ मास, ये बताता है कि मास जो है ना नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो फिर होता क्या है, तो ये होता है केवल ये है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक तरफ से और कहें तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट हो है ना, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक। मास नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical combination। या फिर रिएक्शन बोल सकते हैं, ठीक। तो अभी होता क्या, तो बोलेंगे चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
तो एक चीज़ यहाँ से और लिख सकते हैं, जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर का होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली हमें यहाँ दिखाना ही है कि जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो जिसमें जो भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उनका मास और लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका मास दोनों हमारा बराबर होने वाला है। तो चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। वाटर NaCl लेते हैं। ये तो समझ आना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट बोले तो वो स्पीसीज, जैसे मान लीजिए ए और प्लस मिला बी ना, ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, और इससे जो मिला हमको सी, ये हमारा प्रोडक्ट हो जाए, जो कि बेसिक क्लासेस की बातें हैं, तो इनको थोड़ा यहीं हटाते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का। Na प्लस Cl गिव्स NaCl। अब यदि इन दोनों का मास देखेंगे ना, तो इसके मास के बराबर आ जाएगा। अब ये मास निकालते कैसे, इसको आगे जो फर्स्ट सेकंड पार्ट आएगा उसमें इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा कि मास कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। तब तक इतना बस अभी देखिएगा इसको, क्योंकि बात यहाँ केवल कंजर्वेशन ऑफ मास ही कर रहे हैं। एग्जाम्पल NaCl एटॉमिक नंबर 11 23 17 34 35, ये हो गया हमारा NaCl। तो इसका कितना आ जाएगा 58 ग्राम। और इधर भी देखेंगे ना तो NaCl का होगा मास 58 ही होगा। तो यहाँ से ये देख रहे हैं, इसको मैच कर लिया बुक से, इतना ही होगा, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं। तो यहाँ से ये देख रहे हैं कि जो Na और Cl दोनों को मास ऐड के 58 हुआ है, ठीक। और लास्ट में जो NaCl कंबाइन हुआ है, Na प्लस Cl माइनस से, तो हमारा जो सॉल्ट मिला है 58 ग्राम का, ये भी है। तो यहाँ से ये सिद्ध होता है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, जितना रिएक्टेंट हम पार्टिसिपेट करेगा उतना ही हमें प्रोडक्ट में मिलेगा, कुछ मतलब कम बेसी नहीं होने वाला। हाँ, एक अलग बात है यदि प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लेना, यदि एक्सपेरिमेंट घर पे करना चाहें कोई पेपर या फिर कुछ और जला करके, तो हाँ वो गलत आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर भी इसको काम करते हैं। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं इनको सेटअप किया जाता है एक लैब वगैरह में। तो आई होप कि यहाँ से फर्स्ट आप क्लियर हो गया होगा। एक बार नोट डाउन कर लिए, तब तक आते हैं सेकंड पे। तो हमारा जो सेकंड है, सेकंड लॉ कह रहा है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बात करता है मैटर के कंपोजिशन पे, या फिर इसमें किस मतलब अमाउंट में इसमें एलिमेंट्स वगैरह मिल करके बनाए हैं इस मैटर को। तो चलिए देखते हैं क्या कह रही है कि इन अ केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। हम जानते हैं कि एलिमेंट मिला करके कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर H2O, इसमें वाटर कितना है, हाइड्रोजन 2 मोल है और ऑक्सीजन 1 है। और हाइड्रोजन का यदि मास निकालें 1 × 2 और 12, ऑक्सीजन कितना होता है 8 16। यदि इसको कट करें 2 × 2 2 × 16 1:8। तो एनसीईआरटी हमारी कहती है कि जो भी इसमें एलिमेंट कंपाउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, यदि उनका, और चाहे जो जहाँ से भी ला दीजिए, एग्जाम्पल यदि वाटर का लिए हैं, यदि वाटर अब चाहे धरती किसी भी कोने से ला दीजिए, चाहे जहाँ से मन करे, या फिर जो भी इसको प्रिपेयर किया, इससे मतलब नहीं है, ठीक। बस वाटर है तो उसका यदि एक ड्रॉप वाटर यदि हम ले करके उसकी एनालिसिस करेंगे, तो उसमें जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होंगे ना, उनका जो मास का रेशियो आएगा 1:8 ही होगा। इससे मतलब नहीं है कि इसको बनाया कौन है या फिर कहाँ से इसको लाया गया, बस वाटर है तो है। एग्जाम्पल एक और लेते हैं NH3 का। नाइट्रोजन हमारा 7, 1 × 3, इसका होता है 14 और इसका हो जाएगा 3। तो ये जो हमारी अमोनिया है ना NH3, इसका भी जो 14:3 है, ये हमारा सेम रहने वाला हर जगह, चाहे इसको जहाँ से मिला दीजिए। अब ये 16 निकला कैसे, इसको फर्दर वीडियो में बात करें कैसे मास निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या कहता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह रहा है कि मास ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितना रिएक्टेंट में मास होगा आपका उतना ही प्रोडक्ट में भी होगा। और सेकंड कहता है लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कह रहा है कि जो भी कंपाउंड बनेंगे एलिमेंट से, उनका जो मास रेशियो होगा ना वो फिक्स होगा, चाहे जहाँ से भी आप उसको ला दीजिए। एग्जाम्पल फॉर वाटर की देख लिए एनसीईआरटी देती है, चाहे इसको कोई भी बनाया हो या फिर मतलब नहीं है कहाँ से लाके कौन बनाया, बस वाटर है तो उसका यदि एक ड्रॉप भी चेक करेंगे ना, उसमें जो उनका मास का रेशियो आएगा 1:8 ही होने वाला है, बदलेगा नहीं। अब यहाँ तक बात आ गई थी एटम, कुछ डिस्कवरी हो गई थी, पीछे साइंटिस्ट वगैरह इससे अपना मत दे दिए थे, और यहाँ तक के कॉम्बिनेशन में आ गया हमारा एंटोन लिवाइजर के द्वारा, है ना, कि हाँ इतना सब कुछ हो गया। तो फिर डाल्टन आता है, कहते हैं
कि जो भी उस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिया गया था जितना भी अब तक, उन्हीं में से कुछ-कुछ पॉइंट्स काटते हैं और अपना थ्योरी देते हैं। कहते हैं हाँ, मैं अब थ्योरी दूँगा इसके ऊपर। उसको पढ़ते हैं हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि एटम के ऊपर क्या उनका थ्योरी रहा, क्या देखें। एक्चुअली उनका कुछ था ही नहीं, बस जो भी ऑब्जर्वेशन लिया गया ना, उन्हीं में से कुछ-कुछ पॉइंट्स वो काट करके अपना एक थ्योरी देते हैं। लीजिए ये मैंने प्रेज़ेंट किया है, इसमें देखिए हालाँकि बाद में उस कुछ गड़बड़ी भी आई जिनको ड्रॉबैक में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अब देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक-एक पॉइंट करके। अब जो दिए थे ना 1808 में, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के दुनिया में एक मानो नया एक भूचाल सा आ गया। या फिर थ्योरी एक नई-नई आ गई थी, इतना कुछ के बाद भी एक सीक्वेंस मैनर में। और ये जो थ्योरी है पहले ही बता चुका हूँ, ये इनकी कुछ खुद की कुछ नहीं था। ठीक, ये दिए थे जो भी कुछ ऑब्जर्वेशन पहले लिया गया है, 3-4 लोग मिल कर के पहले दिए थे, उन्हीं में से कुछ-कुछ चीज़ें ये लिए और उन पे कुछ अपना रिसर्च किया और हाँ, उनको दे दिए पॉइंट वाइज़। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, जिनकी जो भी कुछ मैटर है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। और इसको क्या बोले थे पहले ही, एटम। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड कॉल्ड इट एटम। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जो कि ये भी वहीं से महर्षि कन्नड़ वाला पॉइंट है कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, अब इनको और टुकड़ा नहीं कर सकते। हालांकि जब इनका ड्रॉबैक पढ़ेंगे तो उनमें इन सारी चीज़ों को कुछ कुछ इसमें जो पॉइंट है गलत कह दिया जाएगा। और हाँ, ड्रॉबैक का आना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि जब ड्रॉबैक नहीं आता तो शायद हमें कुछ जो असली बात थी एटम के बारे में वो हमें नहीं मिल पाती। तो इसलिए ड्रॉबैक का आना भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट क्या कहता है। फर्स्ट तो आई थिंक क्लियर हो गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज एटम। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मैटर को और एटम को और अब डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि महर्षि कन्नड़ वाला पॉइंट था। अब थर्ड कह रहा है एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बात थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। कह रहा है एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल लेते हैं फिर से वाटर का। ठीक, वाटर हमारा H2 है ना, तो कह रहा है कि इनका जो मास था क्या निकला था, 1:8 था ना। तो कह रहा है कि आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये जो वाटर है ना, लिक्विड होता है सबको पता है, इनकी जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है केमिकली, वो इनकी कांस्टेंट होने वाली है। ठीक, चाहे जहाँ भी इसका मास जहाँ से भी लेंगे वाटर 1:8 ही आएगा। एक ड्रॉप को चाहे कई लीटर की बात कर लीजिए। और उनमें जैसे केमिकल की प्रॉपर्टी होगी, केमिकली वाटर हमारा क्या लिक्विड है और फिर कंडक्टर है नहीं है, सब अलग बात है, लेकिन जो भी है इसका केमिकल प्रॉपर्टी वो भी हर जगह आपका सेम ही होने वाला है। ठीक, तो यहाँ से आई थिंक कि 3 टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये कह रहा है कि जो एटम है ना, एलिमेंट में एटम मिल करके बनेंगे, तो जो डिफरेंट डिफरेंट एटम होंगे उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होगा। तो एग्जाम्पल के क्या उठा लिया जाए, चलिए हाँ, एक वाटर ले लेते हैं और एक आपका NaCl और NH3 अमोनिया वाला। तो यहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगा, वाटर को H2 राइट करते हैं, सही रहेगा। ठीक, तो कह रहा है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है, वाटर है, नमक है और आपका अमोनिया है। इसमें जो बोला है जो एलिमेंट होंगे ना, हाइड्रोजन कुछ है, ऑक्सीजन है, इधर कहीं देखें तो NaCl है और Na और Cl अलग है, यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अलग अलग है। तो कह रहा है कि इनका जो मासेस होगा ना डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक, उनका मास वो भी डिफरेंट है। जैसे इसका लिए थे हम 1:8 था वाटर का, वहीं अमोनिया का देखे थे तो हमारा कितना था, 14:2 आई थिंक कुछ था। और यही NaCl का देखेंगे तो उसका कुछ और आएगा। यही कह रहा है कि इनका जो मास का रेशियो होगा वो भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी तो ऐसे भी डिफरेंट होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एटम कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। ये थोड़ा अच्छा बात है। जैसे ठीक, चलिए एक एग्जांपल है ताकि जल्दी आप उसको रिलेट कर पाएंगे। चलिए वाटर वाला है फिर से, H2 ना, इसका रेशियो कितना था, 1:8। तो ये कह रहा है ना कि जो कंबाइन करेंगे इनका जो रेशियो होगा ना, स्मॉलर होल नंबर होगा। देखिए अब इससे छोटा इसको नहीं कर सकते ना, या फिर 2.8 भी होता तो भी चलेगा। और मेन पॉइंट यहाँ पर रखने वाला कि एक होल नंबर आना चाहिए, न कि ऐसा आ जाए कि 1.254 या फिर 1.2 या फिर 3 पॉइंट जो भी हो, मतलब फ्रैक्शन या फिर पॉइंट में नहीं आएगा, जो भी आएगा आपका एक होल नंबर मिलेगा। जैसे और भी जो एग्जांपल देखे तो वहाँ पे हमारा होल नंबर आया था, ना कि ऐसा आया था कि व्हाट हाइड्रोजन इसमें ले लीजिए ऐसा कि 1.8 और मान लो बोल दिया ऑक्सीजन है तो इसको भी ले लीजिए 9.23।
तब तो ऐसा ऑब्जर्वेशन गलत आ जाएगा। लेकिन ये बोलते हैं कि जब भी लेंगे इसको होल नंबर में लेंगे, एक इसका जो भी है, तो 1 2 3 कुछ भी लीजिए, एक होल नंबर होना चाहिए। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। फिर वो इसी से रिलेट कर रहा है कि इनका जो क्या होगा कि रिलेटिव नंबर, इसमें जो नंबर में रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो यदि वाटर ले रहे हैं तो इसमें 2 मोल आपका 2 हाइड्रोजन होंगे एंड 1 ऑक्सीजन होगा। वही NH3 वाला था तो उसमें 1 आपका नाइट्रोजन लेंगे और वहीं 3 हाइड्रोजन लेंगे, यही बात कर रहा है। इनका जो नंबर होगा ना ये भी सेम होगा एंड कांस्टेंट गिवन कंपाउंड, वो भी नहीं बदलना। ये नहीं कि आप वाटर यहाँ कुछ और ले लिए फिर कोई और बनाया तो उसका रेशियो कुछ और आ गया, उसमें कुछ H2 की जगह H3 हो गया, तो ये भी नहीं होने वाला है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, इसको नहीं करना है। अब थोड़ा सा इस पे बात करें ड्रॉबैक पे, आखिर इसमें ड्रॉबैक क्या आ गया। अब ड्रॉबैक को अलग से लिखेंगे, फिर इसी को थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कर देते हैं, क्या फिर लिखना जाए, इसको ड्रॉबैक आगे डाल देते हैं यहीं पे। इसमें आखिर ड्रॉबैक क्या है, तो फर्स्ट ड्रॉबैक तो हमारा यहीं आ गया कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल दैट इज एटम। ठीक, अब ये भी हम जानते हैं कि जो अब यदि मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, जो कि इसमें बात नहीं की गई थी। दोनों पॉइंट को देखे तो यहाँ बोल रहे हैं कि एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, जब इसको टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जबकि हम पढ़ते हैं कि एटम बोलेगा कोई क्वेश्चन में कि कंपोजिशन ऑफ एटम बोले या फिर इसमें कितने कंपोनेंट हैं, तो आंसर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रल पार्टिकल है। फिर इसको हम अलग से जो 4th चैप्टर आपका वहाँ पे और अच्छे से इसको बताया गया, वहाँ पे डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो यहाँ से हमारे दोनों पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि अब इसको भी डिवाइड कर सकते हैं एटम को, उसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है। और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इन दोनों को एक बार रिलेट करिए। कह रहा है कि जो भी एक बार कहीं एटम दे दिया ना, उसका जो मास होगा ठीक फिक्स रहने वाला है। और फिर और यहाँ भी बोल रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा। इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, आज जो हम पढ़ते हैं आइसोटॉपिक और आइसोटोप और आइसोबार, तो आइसोटोप में क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास उसका डिफरेंट होता है। तो यहाँ से तो एक पॉइंट गलत हो गया। वहीं फिर जब आइसोबार पढ़ते हैं कि जिसमें मास नंबर सबका सेम होता है, वहीं एटॉमिक नंबर डिफरेंट आता है, तो ये भी आपका सेकेंड पॉइंट गलत कह दिया। तो यहाँ से चारों पॉइंट हमारे गलत हो जाते हैं ड्रॉबैक में। और फिर आगे आपका एटॉमिक कंबाइन रेशियो ऑफ मास, हाँ ये सब ठीक ठाक है। तो बस इतना ही कुछ इनका ड्रॉबैक था कि जो ये थ्योरी दिए थे ना उसके अकॉर्डिंग गलत नहीं है, क्योंकि वो पहले जितना था उतना बेचारे अपना दिए थे। लेकिन यदि ड्रॉबैक लिखना पड़े तो आज मॉडर्न केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इनका ड्रॉबैक देते हैं। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस यही था कि इसी को मॉडिफाई कर देगा। अब आगे चलते हैं इसमें कि एटम क्या होने वाला है। तो पहले इतना नोट डाउन हो गया है, तो आई थिंक चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए अपना एटम, तो एटम पहले ही बात कर लिया गया था कि ये क्या होता है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जिनको और अब टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक, लास्ट में हमें एटम मिला था। तो अब जिस एग्जाम्पल लेते हैं ना, कोई हमारी एक बिल्डिंग है, ठीक है, बड़ी सी बिल्डिंग है। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे हम यहाँ से, एक बिल्डिंग से हमें रूम मिलेगा, रूम से वॉल। अब वॉल को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ब्रिक मिलेगा, सीमेंट मिलेगा एंड कंक्रीट वगैरह जो भी है। अब इनको भी तोड़ते हैं तो सीमेंटेड के साइज या फिर कण जो रेत वगैरह होते हैं उनके साइज का कुछ ग्रेन्यूल्स मिलेंगे हमें। ठीक, तो कह रहा है ना कि इतना बड़ी बिल्डिंग को तोड़ते गए तो लास्ट में हमें ये जो ग्रेन्यूल मिला ना, एंड दैट इज एटम। तो इतना मतलब माइन्यूट होता है, इतना छोटा कि जिसको हम एक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हाँ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है जिनसे हम देख सकते हैं। तो कहना चाहता है कि जो एटम है ना, इतना एक टाइनी पार्टिकल होता है जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो फिर बोलेंगे अब ये होता कैसा है, तो एटम जो है ना आपका स्फेरिकल शेप में होता है, और जब स्फेरिकल होता है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। तो यहाँ से जो है ना एटम हमारे स्फेरिकल था, अब इसका कुछ रेडियस है, तो इस रेडियस क्या बोलते हैं कि एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं, या फिर एटॉमिक रेडियस। अब ये होती कितनी है, तो ये अपन नैनोमीटर में होता है, जिसको 10⁹ राइट करते हैं। अब समझ सकते हैं 9 गुना छोटा। और ये भी कहती है हमारी एनसीईआरटी, यदि यदि मिलियंस ऑफ एटम यदि एक बार में
जैसे ऊपर लेयर करते जाएँ, करते जाएँ, करते जाएँ, मिलियंस ऑफ एटम यदि लगा रहे हैं, तो ये बराबर कितना होगा? एक थिन शीट के बराबर। अब समझिए कितना छोटा होगा। मिलियंस आप लगाए और एक शीट के बराबर मिला। काउंट। तो अब बोलेंगे जब ये इतना छोटा आपका एटम है, माइन्यूट सा, इनको इतना लेयर बनाने के बाद भी एक छोटी सी, तो पढ़ते क्यों हैं आखिर एटम को फिर? तो एनसीईआरटी कहती है पढ़ते इसलिए हैं ताकि एटम से जो पूरा हमारा जो ब्रह्मांड दिख रहा है ना, सब कुछ इसी पे टिका है। यदि एटम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो समझ रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट होने वाला हमारा एटम। और आखिर एटम के अंदर थोड़ा सा आगे बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आगे डिस्कस करते जाएंगे। अब क्या है कि हमारे पास हमारा एटम अब मिल गया है, ठीक। तो अब बात आती थी कि अब कंपाउंड होंगे तो अब इनको राइट करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो कन्वीनियंट मेथड था कि सिंबल बनाया जाए कुछ। अब सिंबल क्यों? जैसे एग्जांपल मान लिया, हमें लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताइए कितना मतलब बड़ा सा टर्म हो गया। अब एक एक चीज़ लिखते जाएं तब तो फिर हो गया रिसर्च इस पे। तो फिर साइंटिस्ट बोलते हैं यार कुछ होना चाहिए ना। तो फिर हमारे फिर आ जाते हैं जॉन डाल्टन सर, कहते हैं हम देंगे सिंबल। खैर ये थोड़ा चालाक आदमी है, हर बात में अपना ही आ जाते हैं आगे, कहते हैं हम देंगे हम देंगे, अच्छी बात की है। तो आते हैं अपना सिंबल लेकर के। तो जॉन डाल्टन जो है आपका फर्स्ट आदमी, फर्स्ट साइंटिस्ट होते हैं जो कि सिंबल पे बात करते हैं। तो अब आई थिंक कि इम्पोर्टेंस पता चल गया होगा सिंबल का, कि सिंबल देते क्यों हैं, ताकि जिससे चीज़ें हमारी ईज़ी हो सके, इतना सब बड़ा-बड़ा नहीं लिखना पड़े। तो ये जो आता है ना, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म देते हैं, डायग्राम के रूप में देते हैं, और उनके डायग्राम में कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए आपको दिखाते भी हैं। एनसी आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 33 पे है, नीचे कुछ ड्रॉ करके अभी दिखा रहे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है। तो ये रहे हमारे कुछ वेरियस सिंबल, जो कि डाल्टन और भी कुछ सिंबल्स था, लेकिन ड्रॉबैक यहाँ पे आता है, इनको भी फ्लॉप कर दिया जाता है। अब आखिर क्यों, आप ही समझ सकते हैं क्या इनको फ्लॉप करना पड़ा। मान लीजिए हमको हाइड्रोजन बनाना है, ठीक। तो फिर कहीं लिखे हैं हाइड्रोजन, वाटर लिखना है हमको ना। तो आज तो हम H2O लिख पा रहे हैं, इससे भी डिस्कस करेंगे आखिर ये कैसे आया, ठीक। तो अब उस समय हमें लिखना पड़ता कि ये करके एंड ये करके दिखाओ, फिर उसके बाद इनटू करो। ऑक्सीजन के लिए क्या था, इनका एक सिंबल ये था। अब ऐसे हमको लिखना पड़ता है जा करके वाटर। अब सोच सकते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड था। अभी तो थोड़ा कम है, जब बात आती है हमें गोल्ड लिखने की, तब कैसे करते हैं, एक सर्कल बनाओ, बीच में जी लिखो। जी था? नहीं, जी नहीं था, कुछ और था। जेड था? नहीं, जी था। फिर बोलेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 दाँत टाइप का कुछ था, क्या था, 7 था, 6 था, मतलब ऐसा कुछ डायलेमा होता। फिर यही बात करें मरकरी की, तो ऐसे सर्कल बना के इसमें बोलते कि 2 2 4 6 डॉट करना है कॉर्नर में इसके, फिर बीच में मरकरी रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो समझ सकते हो कितना मतलब उसमें डिफ़िकल्टी होती है, किसी को रिसर्च देना पड़ जाए, या फिर और आज हमें पेपर में बनाना पड़े तब क्या होता सोचिए, अगर आज यही सिंबल हमें पढ़ना पड़ता तो। तो इस वजह से ये अपना मर्सिडीज़, तो इनकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेटेड इतना पड़ गया था, कन्फ्यूजिंग टाइप हो जाता था, टाइम टेकिंग भी था, तो इसलिए इनको फ्लॉप कर दिया गया। अब आया क्या, तो फिर हमारे आते हैं वर्जिलियस। और वर्जिलियस जब आते हैं तो सिंबल के ऊपर अपना कहते हैं ना पहली बार कि डायग्राम वगैरह हटाइए, अब हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट के लिए। जिस नाम से होगा उनका हम अल्फ़ाबेट लिख देंगे। अब इसके पीछे भी कुछ रूल थे उनको, क्योंकि कुछ भी नहीं लिख सकते, किसी का सिंबल पहले लिख दिए, किसी का कुछ नहीं। तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए, बोले कि चलिए ठीक है, या तो हम अल्फ़ाबेट का फर्स्ट वर्ड लेंगे, या फिर बीच में से कोई सेकंड या थर्ड रैंडम भी उठा सकते हैं। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि केवल अल्फ़ाबेट ही नाम से, भी ये भी कर सकते हैं कि जहाँ से डिस्कवर हुआ है, उस प्लेस का नाम भी लिख सकते हैं। और इवन उसको डिस्कवर कौन किया ये भी, या फिर कुछ और जो ग्रीक मीनिंग में आएँगे उसके मीनिंग, उनसे हम नाम रख देंगे। तो फिर मतलब ये जो था ना इनका वर्जिलियस का, इसको मॉडर्न सिंबल जो आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम करके, ये वाला था। तो इनको चलिए एक बार फिर से समझते हैं पॉइंट वाइज़ राइट करके। तो ये रहा कुछ पॉइंट जिनको ध्यान में रख करके इनका नाम कुछ दिया गया। तो फर्स्ट क्या कहता है कि जो नाम होंगे ना किसी का, जैसे फर्स्ट या सेकंड अल्फ़ाबेट कोई एक वर्ड उठा लेंगे। एग्जांपल के लिए माने तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से क्या हमें किया, फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठाया हाइड्रोजन, चलिए ठीक है। फिर मान लेते हैं ऑक्सीजन।
इससे फर्स्ट उठा के आपका ओ दे दिया ऑक्सीजन के लिए। फिर वहीं यदि आते हैं कैल्शियम पे, तो कैल्शियम का हमारा होता है Ca। तो यहाँ से बोला है कोई भी एक या एक से अधिक वर्ग उठा सकते हैं, तो यहाँ से C और A को उठा दिया। फिर कुछ और एग्जांपल, नेक्स्ट हमारा आता है जिंक। तो जिंक को हम आज क्या लिखते हैं Zn। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट जेड का उठा लिया, आगे से और बीच में से एन। तो यही कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप केवल फर्स्ट लेटर ही लें, या फिर इसमें रेंडम को एक या एक से अधिक वर्ग उठा सकते हैं उसमें अल्फाबेट। तो फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया इसका। फिर बोलता है ना सेकेंड, नेम ऑफ एलिमेंट वर डेराइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर दे वर डिस्कवर्ड। अब जरूरी नहीं है कि अल्फाबेट से ही यदि कोई आपको एलिमेंट डिस्कवर किए हैं और जहाँ से डिस्कवर किए हैं उस प्लेस का भी आप नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, कॉपर को हम क्या राइट करते हैं Cu, जबकि हमें लिखना क्या चाहिए C लिखें या फिर O लिखें या फिर Cp भी लिख सकते थे या फिर Cr लिख दें। मतलब यदि इनको फर्स्ट रूल को माने तो ये कह रहा है कि इसको या तो C लिखना चाहिए या तो O लिखना चाहिए या COP, मतलब कुछ भी फर्स्ट सेकेंड। लेकिन सेकेंड पॉइंट जब यहाँ से देखेंगे तो ये कह रहा है डिस्कवरी के प्लेस पर भी आप डिस्कवरी जहाँ से हुई है वहाँ से लिख सकते हैं। तो कॉपर को हम लिखते हैं Cu, जो कि साइप्रस से आया है जहाँ इसकी डिस्कवरी हुई थी। फिर थर्ड पॉइंट कह रहा है नेम ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। हाँ, और प्रॉपर्टी की बेस पर भी इनका नाम हम लिख सकते हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड को क्या राइट करते हैं Au, बट होना क्या चाहिए या फिर Go लिखिए या फिर Gl लिखिए Gd लिखिए, क्यों नहीं? क्योंकि जो Au ना एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आपका येलो कलर। तो येलो आपका गोल्ड होता है, तो यानी वहाँ से ड्राइव हो गया आपका Au सिंबल। फिर थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजिंग लगता था, तो फिर हमारी IUPAC आ गई, जबकि मोस्ट ऑफ द यही हम राइट करते हैं। और एक और एग्जांपल है हमारा सोडियम का। सोडियम को हम क्या राइट करते हैं Na, जबकि होना क्या चाहिए SO चाहे DI चाहे UM कुछ भी। तो आखिर सोडियम को Na क्यों राइट करते हैं? तो इसका जो ग्रीक मीनिंग होता है वो होता है आपका नाइट्रियम, तो इसलिए यहाँ हमको Na राइट करते हैं इसका। तो आई थिंक ये इतना एग्जाम्पल एनफ है समझने के लिए। तो क्या था कि जो हमारे जे वर्जिलिस आते हैं ना, ये हमारे मॉडर्न सिंबल देते हैं जो आज हम पढ़े हैं। और इसका बेस क्या था कि अल्फ़ाबेट का उठा सकते हैं तो फर्स्ट लेटर या फिर सेकंड या फिर जहाँ से डिस्कवर किया उस प्लेस का नाम या फिर जो डिस्कवर किया उसको या फिर उसकी प्रॉपर्टी बेस पे। तो फिर इसके बाद आते हैं हमारे IUPAC, IUPAC जिसको आप बोलते हैं, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कहती है अब चलो सब हैंड रेज करो, अब हम बताएंगे जो होगा। तो कहते हैं चलो अपना अपना लाओ। वैसे जॉन लॉन्डन को तो पहले ही फ्लॉप कर देगा था, अब आते हैं बर्जिलिस संभाल लेकर के। IUPAC कहती है अब जिसपे हम थप्पा लगा दे एक बार, अब वही रहेगा हर जगह, सर्वमान्य। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और हाँ, अलग बात है आगे हो सकता है, लेकिन इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसी को सब लोग पढ़ेंगे। तो IUPAC हमारी कहती है, इनको भी सपोर्ट करती है कि यहीं से तो लिया गया था और यहीं पे थप्पा लगाया गया, तो फिर IUPAC थोड़ा सा सब कुछ मॉडिफाई करती है, अपना रूल दे देती है। तो वो कहती है ना, यदि मन करे तो राइट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जो हमारा IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मोस्ट ऑफ द चीज़ों को एक रूप देती है ताकि यूनिवर्सली इसको एक्सेप्टेड बनाती है। तो ये कहती है ना कि चलिए जो भी पॉइंट था उनको समर्थन करते हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखना है, जैसे जो भी लेटर होगा ना, अल्फ़ाबेट जो होगा, सिंबल का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट अगर एक है तो ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गया आपका तो इसको ओ ही राइट करेंगे। हाइड्रोजन का हो गया आपका H केवल, तो जो फर्स्ट आपका अल्फ़ाबेट होगा ना वो आपका कैपिटल में होना चाहिए, ना कि स्मॉल कुछ। और यही यदि कंपाउंड के फॉर्म में है तो जैसे H2O ना, या फिर इसको लेते हैं नाइट्रोजन को लिखते हैं। तो कह रहा है कि ये जो फर्स्ट होगा ठीक है, और जो इसमें नंबर ऑफ जो होंगे वो नीचे लिखेंगे। इसको अभी छोड़ते हैं, चलिए सोडियम को एग्जांपल लेते हैं। अभी बात की थी सोडियम को Na राइट करते हैं, तो आखिर ऐसा ही क्यों करते हैं? तो कहती है हमारी IUPAC कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट का होगा ना वो कैपिटल होगा और सेकंड जो होगा
वो लोअर केस में स्मॉलर होगा। फर्स्ट शुड बी कैपिटल, वाइल जो आपका सेकंड होगा इट शुड बी स्मॉल लेटर एंड इन लोअर केस। लोअर केस बोले तो चलिए एग्जांपल सोडियम के लेते हैं, तो सोडियम को हम एन ए राइट करेंगे, न कि एन ए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर इसको यदि एन ए से पावर में बना दे तो भी आपका गलत हो जाएगा। वहीं इसको एन को छोटा करके ए को बड़ा करे तो भी गलत हो गया। या फिर एन ऐसे ले लेते हैं, फिर ए को भी एक केस तो हो गया। या फिर इसको कहीं और लगा देते हैं ऐसे कुछ करके तो भी गलत हो गया। प्योर क्या आपका है, मतलब रियल वाला फर्स्ट वाला जो होगा आपका कैपिटल होना चाहिए और सेकंड जो होगा आपका लोअर केस में स्मॉल लेटर होना चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से सब कुछ क्विक रिवाइज करते हैं, ठीक, और बाकी का जो पोर्शन बचेगा उसको नेक्स्ट पार्ट में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं। हिस्ट्री पे चलते हैं। पहले कौन आया हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल महर्षि कन्नड़ आते हैं। क्या कहते हैं, मैटर के डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। कहते हैं मैटर को आप फर्दर डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे, जिसको परमाणु बोले। फिर नेक्स्ट हमारे आते हैं पकौड़ा करते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है, ये जो मिला है ना, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अगर एक्सेप्शन बोले उनको नोबल गैसेस को हटा दें तो इनको कंपाउंड में रखेंगे, उनसे मैटर आगे चल के बना लेंगे। फिर उनके बाद आते हैं हमारे, कहते हैं ल्यूसिफस। वो कहते हैं कि ठीक है, जो भी आप थ्योरी दिए हैं महर्षि कन्नड़ जी, इनको समर्थन करते हैं और क्या होगा ये आपका, इनको एटम बोलेंगे। तो यहाँ तक हो गया। तो फिर हमारे आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन देते हैं, जिनमें लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फिर उसके बाद होता है कि डाल्टन आते हैं, अपनी थ्योरियाँ देते हैं, हालांकि बाद में कुछ गलत हो जाती हैं। फिर उसके बाद क्या हमारा टॉपिक था, एटम था। एटम जो कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, लास्ट में जाकर के इसको आगे और डिस्कस करेंगे। आगे इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ होता है, ठीक। फिर हमारा क्या था, सिंबल देने के बारे में। फिर जॉन डाल्टन अपना हाथ उठा देते हैं, हम सिंबल देंगे, हालांकि इनके सिंबल इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि उनको ड्रॉबैक कर दिया जाता है। फिर आते हैं हमारे जे जे वर्जिलियस, जो कि आज मॉडर्न में हम सिंबल पढ़ते हैं, और इन्हीं के वर्जिलियस का जो सिंबल है, इसको आयुपेक थप्पा मार देती है और कहते हैं यही यूनिवर्सल होगा, हर जगह मान्य होगा। तो आई थिंक यहाँ तक चैप्टर क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप सपोर्ट, थैंक यू।